अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? हाल अच्छा है। और पता है क्या, हमारे नौजवान क्रिकेटर्स की आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी हो और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कॉन्फिडेंस, ये सुन के कानों को भला लगा कि भाई हमारे लड़के जो टीम में मौजूद होंगे उन्हें तमाम चैलेंजेस का इदराक है। कह रहे थे कि भाई नसीम नहीं होंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन फिर बाकी लड़के कवर कर लेंगे और अपने आप को हमारी टीम के बॉयज़ फाइनल में भी देखते हैं। अच्छा, लेकिन एक और ख़बर मैंने पढ़ी जिससे मुझे ज़रा थोड़ा सा अजीब भी लगा और दुख भी हुआ कि हमारा ये निज़ाम ऐसा क्यों है कि हमारे जो, आपको पता है ना, क्रिकेटर्स को अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, उनको अभी उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, विच ऑल्सो मीन्स कि फॉर द पास्ट 4 months दे हैव नॉट बिन पेड। नहीं तो आपको क्या लगता है कि गुज़श्ता 4 महीने की तनख्वाह बाद में मिलेगी? नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। एक तरीका होता है कि बाय द वे, ये तो हम क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं जो कि आराम से रह भी सकते हैं अगर 4 महीने उनको पे ना मिली हो, लेकिन ये हमारा एक सिस्टम है मुल्क में। नो सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। ये वाला सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे एक तनाज़ा है, और तनाज़ा ये है कि खिलाड़ी जो हैं वो बहुत सारी शेयर मांग रहे हैं, ऑफ कोर्स वो शेयर मांग रहे हैं फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप्स और जो उनको विनिंग फी वगैरह सब कुछ होती है। लेवरेज भी ज़रा ज़्यादा चाहिए बाहर जा के लीग्स खेलने के लिए। इतनी देर क्यों गुजारते हैं? ये चीजें बड़ी जल्दी जल्दी हो जानी चाहिए। अच्छा, इसमें जरा माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करेंगे ना, तब तफसील से हम बात करेंगे क्या हो रहा है। 2 कहानियाँ, लेकिन दर्द, तकलीफ, अजियतें एक सी, और पर्टिकुलरली वालिदैन के लिए। इंतहाई बेदर्दी और दरिंदगी से कत्ल की गई नूर मुक़द्दम और सारा इनाम के वालिदैन। शायद आपको ये नाम याद है। इंसाफ के लिए आज तक इंतज़ार कर रहे हैं, अदालतों का मुंह देख रहे हैं। 1 साल से इंसाफ के मुंतज़र वालिदैन ने मायूस होकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। 2 रोज़ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकतूल ख़वातीन के अहल खाना दुहाइयाँ देते रहे कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। जो वकील हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनके हाथ में जो मर्जी वो चाहें कर लें। मैं हैरान हूँ कि पता नहीं ये सिर्फ हमारे मुल्क का इस तरह का कानून है या बाकी दुनिया में भी इस तरह का कानून है। वहाँ तो हमने सुना है कि बाहर मुल्कों में स्पीना, जज एक स्पीना इशू करता है और एक टाइम देता है, उस टाइम पे हर एक ने आना होता है, अगर वो नहीं आएगा तो वो कोर्ट की कंटेम्प्ट समझा जाता है। और यहाँ जज साहब बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सरप्राइजिंगली कि अभी आएंगे, फिर पता चलता है कि आज नहीं आ रहे जी, नेक्स्ट डेट दे दो। इस तरह के केस जो हैं, ये एक जो फेमिसाइड या ये इस तरह की जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, इसको रोकना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, जब तक डेटरेंस पनिशमेंट ना हो। इस तरह के जो बहुत लड़के हैं, मैं कहना चाहता हूँ, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के बच्चे हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं। तो ये एक मैसेज जाना पड़ेगा, और मैसेज सिर्फ जो है कानून की बालादस्ती से होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी थी, और जब हमने देखी भी थी तो थोड़ी देर के लिए ऑब्वियसली एक शौक, खैर हमारे मुल्क में रहते हुए अब तो कोई चीज़ें इतनी शौक नहीं करती, लेकिन अफसोस बड़ा हुआ क्योंकि जिन केसेस को मॉडल केसेस कहा गया, जिन केसेस को ओपन एंड शट केसेस कहा गया, उनसे तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि ये केसेस अब बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। ख़ासतौर पे नूर मुक़द्दम के केस में जहाँ सजाए मौत हुई है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। आगे अपील में होगा इंश्योर मामला, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन है ये तो हम जानेंगे अभी। लेकिन वालिदैन का कर्ब आप महसूस कीजिए कि कपड़े पहनकर, तैयार होकर, मुंह धोकर लोगों के सामने अपनी बेटी के कत्ल के बारे में बात करना भी बहुत मुश्किल है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना जहां पर इंसाफ के लिए आप दुहाई देते नज़र आएँ, जिसमें आपकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। दिस इज़ नॉट ईजी, एंड दिस विजुअल राइट नाउ दैट वी आर सीइंग ऑफ शौकत मुक़द्दम साहब इज़ नॉट ईजी। जहां आपने यू हैव फॉट योर केस, बेटी तो आपकी चली गई, उसके बाद पूरा एक मॉडल केस बना, आपने फाइट किया उसको बड़े डिग्निफाइड तरीके से, सजाएं भी हुई, और उस वक्त उसके बाद कुछ नहीं। आला तरीन ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने इन केसेस का नोटिस लिया और इसके बारे में बयान जारी किया और कहा कि हाँ वो पर्सनली देखेंगे। उस वक्त के वज़ीर आज़म तक ने नोटिस लिया। सो ये तमाम मामला हमारे सामने हैं। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ नूर मुक़द्दम के वालिद साहब मौजूद हैं, शौकत मुक़द्दम साहब, और सारा इनाम के वालिद इनामुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
आप दोनों के लिए सर्टनली अल्लाह मियां ने आपको सब्र दिया है, हिम्मत दी है, लेकिन मुश्किल तो नहीं होगा ये सब कुछ। हाँ, जो बच्चे चले जाते हैं उनका गम शायद सारी उम्र आप नहीं भुला पाते, लेकिन ज़ाहिर है इंसाफ के तलाश भी है आपको। क्या स्टेटस है इस वक्त? शौकत साहब आपसे पूछेंगे नूर के केस का। जी थैंक यू जियो न्यूज़। अब जो है आपको पता है 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम का बहुत बेदर्दी से कत्ल हुआ इस्लामाबाद में, और 24 फरवरी 2022 को इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने ज़ाहिर जो कातिल था उसको सज़ाए मौत सुनाई। और फिर ये केस फिर हाई कोर्ट में गया, और हाई कोर्ट में जो है वहाँ 13 मार्च 2023 को जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब ने, जो पहले हैसियत जज भी सुन रहे थे इसी केस को, उन्होंने फिर 2 काउंट्स में जाहिर जाकर को सजाए मौत सुनाई, और जो 2 अकम्प्लिस थे, जो उसके 2 साथी थे, उनको 10-10 साल कैद सुनाई। तो ये एक तवील सफ़र था, बहुत तकलीफदेह सफ़र था, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जज साहब एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी साहब ने बहुत एक तरीके से बहुत अच्छा ट्रायल किया, और वो 200% फेयर ट्रायल, जो कहते हैं ना फेयर ट्रायल होना है, उन्होंने वकीलों को जो है जो तारीख मांगते थे लाहौर से, वो भी आते थे, कुछ उनको तारीख देते थे, जो कागज मांगते देते थे वो, और उसके बाद जो है तकरीबन 8 महीने के अरसे में ट्रायल हो गया। लेकिन और इसके बाद बहुत सारे फोरेंसिक टेस्ट होते हैं और फोटोग्रामेटिक टेस्ट होता है। सीसीटीवी कैमरा ने बता दिया था कि ये आदमी है कातिल, सीसीटीवी कैमरा से सारे कुछ पता चल गई, डीएनए टेस्ट वगैरह। कुछ टेस्ट इस्लामाबाद में होते नहीं, कुछ लाहौर जाने पड़ते हैं, और वो सब साइंटिफिक तरीके से पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत साइंटिफिकली सब कुछ काम किया। और वो जो है यहाँ आयु था अब्दुल सत्तार साहब, उन्हें बहुत मेहनत की, और पुलिस के एसएसपी थे अताउर रहमान साहब, इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे। पुलिस के महकमे ने भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छी कारकर्दगी की, और जज साहबान जो कचहरी के बहुत बुरा हाल था, अभी तो कचहरी बदल गई है, F8 में वो बैठने की जगह नहीं होती थी, खड़े होने की जगह नहीं होती थी, लेकिन 8:30 बजे अता रब्बानी साहब आ जाते थे। और ये लेकिन सारा मसला ये होता था कि तारीखें लगती थी जिसकी वजह से डिले होता है। तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपीलें हैं हमारी तरफ से भी और डिफेंस की तरफ से भी। हमारी मौदबाना गुजारिश है, चीफ जस्टिस साहब नए आए हैं, कि मेहरबानी करके नूर मुकद्दम का केस आप जल्द से जल्द निपटाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो है अपील से शौकत साहब आपकी अपील तो हमारे तवस्सुत से पहुंच गई होगी चीफ जस्टिस साहब को भी। अभी हम इनामुर रहमान साहब से बात करेंगे। इनाम साहब, शौकत मुकद्दम साहब मुतमईन हैं जो प्रोसेस हुआ, जाहिर है सिस्टम के डिलेस तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन वो पुलिस के किरदार से भी मुतमईन हैं। वो कहते हैं आयो ने भी एक मजबूत केस बनाया। क्या सारा के मामले में भी, सारा का जो केस है उसके मामले में भी क्या आप लोग मुतमईन हैं कि पुलिस ने एक मजबूत केस बनाया? क्योंकि वहां पर अभी कुछ इबहाम नजर आता है। जी आप हेलो जी इनाम साहब आपको आवाज नहीं केस जी हाँ आवाज़ आ रही है। जी हाँ नहीं जी, हमें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। पुलिस से पुलिस के सारे अहलकारों ने इंक्लूडिंग द हाईएस्ट ऑफिस आईजी साहब के ऑफिस से लेके एक कांस्टेबल तक ने हमें बहुत भरपूर सपोर्ट दी है। हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, और हम बिल्कुल हमारा एक किस्म का एटीट्यूड जो जनरल पब्लिक में पुलिस के मुतालिक होता था, हमारा बिल्कुल उससे तब्दील है, और हम 100% उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। पुलिस के विटनेसेस, ज़्यादातर हमारे पुलिस के विटनेसेस थे, जिस तरीके से उन्होंने केस को हैंडल किया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसी उन्हें इत्ला मिली वो पहुँचे उस जगह पे, और उन्होंने बग़ैर किसी वॉइस के, बगैर किसी उसके इन्फ्लुएंस में आए बगैर अपने तौर पे उन्होंने एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की और रिपोर्ट बनाई। और पुलिस के जो ऑफिसर्स थे, इंस्पेक्टर साहब
हबीबुर रहमान साहब, उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई। नवाज़ शरीफ साहब ने और दीगर उनके जो साथी थे उस वक़्त, उन्होंने और हमारे वकील साहब ने मिल के बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई और उन्होंने हर चीज़ को इंक्लूड किया, जितनी भी साइंटिफिक और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन एविडेंस उस वक़्त थी सबको कलेक्ट किया। और जिस तरह अभी शौकत साहब ने फरमाया है कि ये सारी चीज़ों का बहुत साइंटिफिक तरीके से फोरेंसिक और डिटेल्ड एनालिसिस होती है आजकल एक हीयर से पे नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि वो लेबॉर्ट्रीज़ में और हर जगह टेस्ट होते हैं। और हर जगह के टेस्ट हमारे भी केस में हर जगह टेस्ट हुए और 100% ये वेरीफाई हो चुका है कि शाहनवाज़ अमीर मेरी बेटी सारा का कातिल था। उससे शादी करके उसने उसको फुसलाया, बहलाया और विदिन 2 मंथ्स उससे एक्सटॉर्शन की, पैसों की, और उसके बाद उसको पता नहीं किस वजह से उसको कत्ल कर दिया। हमें समझ से बिल्कुल बाहर है। और इनाम साहब, जो ये केस चल रहा है आपने वो बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, सब आपने जो हमें बताया, और ऑब्वियसली हम भी इस केस को फॉलो कर रहे हैं अखबारों के थ्रू, टीवी चैनल्स, हम खुद इसके बारे में बात करते हैं। हमें लगा तो यही था कि ये वो केसेस हैं इंक्लूडिंग नूर मुकद्दम का जो कि बड़े स्पीडी ट्रायल्स होंगे, बिकॉज इसमें जो शख्स है शाहनवाज जिस कातिल की बात कर रहे हैं वो भी पकड़ा गया, साथ ही एविडेंस एवरीथिंग वाज देयर। हमें सिर्फ आपसे ये जानना है कि डिले किस वजह से है। मतलब नूर मुकद्दम के केस में भी चले, अपीलों में चली गई है बात, लेकिन इस केस में, सारा इनाम वाले केस में डिले क्या है? जी 1 साल हो गया है जी हमारे केस को 1 साल हो चुका है। सारा 23 नवंबर को हमें इत्तला मिली थी कि वो दुनिया में नहीं है और अब 1 साल हो गया है। तारीखें पड़ती रहती हैं। होता ये है कि जज साहब बहुत कोऑपरेटिव थे। अता रब्बानी साहब ने हमारा केस सुना। अब हमारे जज साहब तब्दील हो गए पिछले 2 महीने से। मोहम्मद आज़म ख़ान साहब हमारे नए जज हैं। वो भी बहुत ही डिसेंट और अच्छे इंसान हैं। हर हफ्ते में तारीख मिलती है, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल इंसिडेंट हुए हमारे इस केस के दौरान और कुछ जो डिफेंस लॉयर्स हैं उनकी वजह से कुछ डिलेज़ हुई या और लॉयर्स की वजह से भी डिलेज़ हुई। और हमें समझ में नहीं आता कि ये जजेस, ये जो लॉयर्स हैं, इनके पास इतना ज़्यादा लोड होता है तो वो अपने लोड को प्रॉपर्ली मैनेज करें, अपने टाइम को मैनेज करें और जो अपॉइंटेड टाइम हो। और अपॉइंटेड टाइम ऐसा होता है कि दोनों वकीलों की डिस्कशन के बाद जज साहब नेक्स्ट तारीख देते हैं। और उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि हमारे विटनेसेस आए होते हैं और वो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के चले जाते हैं। मालूम होता था कि अभी वकील साहब आएंगे तो फिर केस आगे चलेगा ऑब्वियसली। तो पता चलता था कि वो नेक्स्ट डेट पड़ गई है। तो वी होप कि अब हमारे सिर्फ एक आखिरी आयो साहब रह गए हैं विटनेस। होपफुली उनका काम अगले 2-3 दिनों में वो कर लेंगे। 2-3 पेशियों में अगले 2 हो जाएगा। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ अक्टूबर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद हमें फ़ैसला मिल जाए। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त हमारी बहुत इनाम साहब, ज़ाहिर है आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं आप गैर मुतमईन भी हैं सारे मामले से या डिले से, तभी आप दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमने वो देखी भी, सुनी भी। आपको कहीं शक गुजरता है कि ज़ाहिर है जो डिफेंस है वो इन्फ्लुएंस भी है उसका, चाहे वो फैमिली देख लें या वालिदैन देख लें, कि वहाँ से कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं और असर और रसूख जो है वो भी इस तमाम मामले में कार फरमा है? जी सर, हमें देखिए, हमें शकूक तो हर किस्म के होते हैं मगर एविडेंस तो हमारे पास नहीं है। मगर ये है कि शकूक तो इस तरह होते हैं कि देखिए, अगर आप किसी गवाह को 2-2, 3-3 घंटे बिठाएंगे और वो चला जाएगा बगैर किसी कार्रवाई के और फिर नेक्स्ट टाइम जो उसने आना है
तो ऑब्वियसली वो डिस्करेज हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट टैक्टिक्स है या हिडन टैक्टिक्स है, आई कैन नॉट टेल अबाउट दैट, मगर ये है कि एक किस्म का इफ़ेक्ट तो इसका गवाहों के ऊपर होता है। मगर मैं उन लोगों को उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत पेशेंस का मुजाहरा किया और हर दफ़ा आते रहे। हमारे प्रोसिक्यूटर साहब राना हसन, ही वॉज ए एक्सीलेंट लॉयर, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। जज साहब ने भी बहुत साथ दिया, इस लिहाज से साथ दिया कि वो केस को डेट देते थे, बट इंडिपेंडेंटली दोनों लॉयर्स को फ्रीडम से सुनते थे। और आई होप कि उन्होंने केस को अच्छी तरह से सुन लिया है और जो भी हक़ाइक़ हैं उन तक पहुँच चुके हैं। उम्मीद है कि और जल्द फैसला आ अब जाएगा। लास्ट हक़ाइक़ भी पहुँच जाएंगे और इंशाल्लाह जल्दी फैसले की तवक्को है। जी बिल्कुल होनी भी चाहिए। और इनफैक्ट कोई भी केस और ख़ास तौर पे ऐसे केसेस जिनको वंस अगेन हम कहेंगे कि जो भी लोग इन्वेस्टेड हैं इसमें, पीपल कंसर्न, पुलिस को ले लिया, अदलिया को ले लें, सारों का यही कहना था ये ओपन एंड शट केसेस है। डिस्पाइट दैट शौकत साहब, आपको जस्टिस मिलने में भी बहुत साल अभी भी लग तो गए हैं, साल, और अभी भी चल रहा है प्रोसेस। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज डिले तो डेफिनेटली है ही है, 3-4 साल तो हम आपके केस की बात कर रहे हैं और इनाम साहब आपसे बात की है, तो अभी तो अगर सिर्फ शौकत साहब का केस देखें तो लगता है अभी और कुछ साल लगेंगे फॉर यू टू गेट जस्टिस। शौकत साहब बताएं, ये डिलेज कब तक चलेंगे? ये आपको क्या लग रहा है कि हो क्या रहा है? बस देखिए, अब तो क्योंकि जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में है और ये अब डिपेंड करता है, और नए चीफ जस्टिस साहब काजी फायद ईसा साहब आए हैं, तो एक उम्मीद की किरण आई है, मैं देख रहा हूँ। और जब जो क्योंकि उन्होंने दो चार बातें की हैं आने के बाद, और बताया कि भाई एक पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि सुप्रीम कोर्ट कोई खुशी से नहीं आता है, अपने अमले से कहा था पहले ही दिन कि और आपके वो मेहमान होते हैं, जो लोग आते हैं उनका आप लोगों ने ख्याल रखना है बहुत। तो ये एक बात है। दूसरी 2-3 बातें उन्होंने कही कि, और दूसरा कल ही मेरे ख्याल में कहा कि भाई तारीखें जो है ना वो नहीं मिलेंगी, इस चीज को हम जल्द निपटाएंगे फौरन। तो ये बहुत खुशाइन बात है मेरे ख्याल में। पब्लिक जो ओपिनियन, पब्लिक पाकिस्तान पब्लिक इन बातों से बहुत खुश है। बट द टेस्ट इज दैट फिर ये केसेस जल्दी होएं। तो मैं समझता हूं कि अगर मैं गुजारिश कर रहा हूं चीफ जस्टिस साहब से और सुप्रीम कोर्ट से कि इस केस को, नूर मुकद्दम के कत्ल का केस एक सिंपल कत्ल का केस नहीं है, ये एक बहुत सीरियस मामला हो गया है। और क्योंकि इससे बहुत पाकिस्तान की माओं में और पाकिस्तान की बेटियों में बाकायदा दहशत फैल गई थी। आई नो सो मेनी गर्ल्स जो कि रात को सो नहीं पाई थी। मेहरबानी करके जल्दी इस केस के बाद, और ये अगर टेकअप करें तो 1 महीने में हो सकता है ये। शौकत साहब, इस सारे प्रोसेस के दौरान आपको कभी डिफेंस की तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, या राजीनामे के लिए इंसिस्ट किया गया, या आप तक पैगामात पहुंचे, या अभी भी वो सिलसिला जारी है? ये सब कुछ भी होता रहा? मुझे एक 2-3 थर्ड पार्टीज के थ्रू कोई मैसेज आए थे कि कोई राजीनामा हो जाए, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ अपने माइंड में कि ये नूर मुकद्दम का केस है, सारा इनाम का केस नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की बेटियों का केस है, और मैं किसी किस्म का किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ताकि इनाम साहब, आपको भी कोई राब्ता किया गया इस दौरान किसी किस्म का? सर, मुझे तो राब्ता नहीं किया गया, मगर इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है। ये हमारी इंसल्ट है कि कोई हमें राब्ता करे। ये सिस्टम की इंसल्ट है, जस्टिस की इंसल्ट है, मेरी इंसल्ट है कि कोई मुझसे पूछे कि बेटी के बदले में ये ले लो। कितने शर्म की बात है ये। और मेरे ख्याल में तो हमें इस चीज़ को, गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख़ास नोटिस लेना चाहिए कि ये हमारे बस में होना भी नहीं चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि दिस केस, जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं, दे शुड बी, द केसेस शुड बी प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द वन जो कि इंसाफ करे और सज़ा दे। हमारा इसमें आना एज ए पार्टी माफ़ करने के लिए मेरे ख्याल में क्लियरली अनजस्टिफाइड है, और शायद दुनिया के किसी लॉ में ऐसा शायद नहीं होगा। आई एम नॉट ए स्कॉलर इन लॉ, मगर ये लॉजिकली वेरी वेरी बैड, इनकरेक्ट लगता है कि कोई किसी के जान के मुताबिक। जी
जान के बदले में कोई पैसे ले ले। इट इज वेरी इंसल्टिंग, वी आर विद यू। मर्डर और ख़ास तौर पे जिन सर्कमस्टांसेस में ये दो लड़कियां गई हैं, देयर शुड बी नो ऑप्शन। इसका मतलब है कि मैं आपको एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे ख्याल में इट विल बी ए फ्री लाइसेंस टू किल। अगर कोई राजीनामे करते हैं, दिस इज़ ए फ्री लाइसेंस टू किल, यानी स्टेट की तरफ से लाइसेंस मिल जाता है कि इफ़ यू आर वेल्दी, यू आर वेल ऑफ, यू आर इन्फ्लुएंशियल, यू आर पावरफुल, यू कैन किल एनीबॉडी, गेट एंड पे सम मनी एंड गेट आउट ऑफ इट। दिस इज़ एक्सट्रीमली बैड। मेरे ख्याल में इट्स वेरी इंसल्टिंग फॉर शाहजेब कत्ल केस हो गया, वो वाला सारा मामला हो गया, और जिन सर्कमस्टेंसेस में राजीनामा होता तो नहीं है, मैं कहता हूँ उसे कराया जाता है। So, ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, एंड वी एग्री विद यू कि ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इन दो केसेस में दहशत एक मचाई है। इनाम साहब, शौकत साहब, आप एंड इट इज ए फ्री लाइसेंस, इट इज ए फ्री लाइसेंस, सॉरी जी, दैट्स राइट। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है, और अल्लाह मियाँ आपको, आपके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें हमारी आवाज़ को बुलंद किया और हमारी आवाज़ को सारी दुनिया तक पहुंचाया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और ऑनेस्टली आपके मीडिया के बगैर हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता था, बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ मीडिया जो है, मीडिया ने बहुत एक रोल प्ले किया, पॉजिटिव रोल किया, और उन्होंने बहुत करेक्ट रिपोर्टिंग की है। और मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है, उसके थ्रू जो है लोगों को इस केस का पता चला, वरना लोगों को पता नहीं चलता। मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जियो टीवी का, और बाकी हमारे दूसरे चैनल जो हैं, उन्होंने इस केस को हाईलाइट किया। और दोबारा मैं चीफ जस्टिस साहब से बहुत ज़्यादा गुजारिश करूंगा कि ये केस एक आध महीने में निपटा दें। इससे बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा पूरी सोसाइटी में, क्योंकि इसमें लड़कियों में बहुत फेयर है इस मामले में। और बहुत सारी नूर की सहेलियां बोलती थी कि हम सो नहीं सकते हैं, हम रात को उठ जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले गए हैं। और पाकिस्तान की खातून बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और बाशऊर है। तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की जो 50% आबादी जो है वो खौफ में और डर में जिंदगी गुजारे। तो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना, और ये सारी आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि वो लोग हमारी आपके चैनल के थ्रू मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को। थैंक यू वेरी मच, और बहुत मेहरबानी आपकी। शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक शौकत साहब और इनाम साहब। यकीनन इनके लिए बहुत मुश्किल है ये बात करना भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी आज इस फोरम पे आके बात करना। दे आर फाइटिंग फॉर जस्टिस, और इफ़ दे गेट जस्टिस इंशाल्लाह तो ये एक एग्जाम्पल होगा मुल्क के लिए। मतलब सीरियसली आप सोचिए, वालिदैन और फिर बुजुर्ग वालिदैन जिन्होंने कितनी और फादर्स, बिल्कुल फादर्स फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर देयर डॉटर्स, को एक बच्ची को बड़ा करने में, मतलब ऑल दोज हु आर पेरेंट्स। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इंसान ख़त्म हो जाता है एक बच्चे को जवान करने में, और उसके बाद कोई बेदर्दी से कत्ल कर दे, और उसके बाद उस कत्ल के बाद आपको ना सिर्फ हालात का सामना करना है, बल्कि केसेस भी लड़ने हैं, इंसाफ के भी आप मुतलाशी हैं। और इसीलिए इनाम साहब गुफ्तगू करते हुए कितनी दफ़ा हमसे ही आप दीदा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आप दीदा थे, एक्चुअली सुनते हुए कि हमारा भी यही हाल हो जाता है। बॉटम लाइन ये है, इनाम साहब ने जो एक बात की, और दिस नीड्स टू बी रिविजिटेड इन आवर लॉ एज वेल, कि ये राजीनामा, माफ़ीनामा, जब ये कत्ल का केस हो तो ये ऑप्शंस ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि कत्ल की सज़ा होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे इन केसेस में जो हुआ है, दैट इज़ आई वुड एक स्टेप आगे लेके जाएंगे और कहेंगे ये तो टेररिज्म थी, दहशत फैलाने वाली बात थी ये तो पूरे मुल्क में। तो देयर शुड बी नो ऑप्शन ऑफ एनी राजीनामा। हम ब्रेक ले रहे हैं।
वेलकम बैक। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हम देना चाहते हैं। वैसे तो इनके इतने गाने हैं, लेकिन वी विल शो यू जस्ट अ फ्यू। इनको कहा जाता था द नाइटिंगेल ऑफ पाकिस्तान। हम नाहिद अख्तर साहिबा की बात कर रहे हैं और आज उनकी सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ल्ड कप की भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान सुपर लीग अगले साल 8 फरवरी से 24 मार्च तक खेली जाएगी। बेहतरीन मौसम होता है वैसे, ये बहुत अच्छा मौसम है। और कहा जा रहा था ना कि इधर उधर हो जाएगी, शायद दुबई में खेली जाए, लेकिन आम इंतखाबात या किसी दूसरी वजह से PSL को दुबई मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तो अगले सीजन में किसी नई टीम का इजाफा भी नहीं होगा। तो ये सब कुछ भी नहीं हो रहा और वो अच्छा जी, जो और टीम है वही खेलेंगे। हमारी टीम के लोगों को, हमारे ऑफिशियल्स को वीज़ों के इजरा का मामला हो या फिर हमारे सहाफ़ियों और फैंस के वीज़ों के इजरा का मामला हो, अब्दुल माजिद भट्टी वर्ल्ड कप की बात हो रही है। वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बताइएगा क्या अपडेट है? तमाम सहाफ़ी जो ज़ाहिर है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए जाना चाहते हैं, इतने सालों से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, क्रिकेट कवर कर रहे हैं, उनको जारी होगा वीज़े सर? देखें अब्दुल्ला, हुमा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह हमें मौका दिया कि हमारी भी आवाज़ साफियों की हमारे अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आगे जाए। अब देखें, पाकिस्तान टीम जिसने वहां जाके मेला सजाना था, कल रात 10:30 बजे PCB के जो ऑफिशियल्स थे उनके हैंडओवर हुए पासपोर्ट, और आज रात पाकिस्तान टीम ने वाया दुबई ट्रेवल करना है हैदराबाद के लिए। जहां तक साफियों का ताल्लुक है, थर्सडे को, जुमेरात को हमें ICC की तरफ से लेटर आया कि जी आपकी जो एप्लीकेशन थी हमने अप्रूव कर ली, अब आप जाके इंडियन हाई कमीशन में अपने पेपर सबमिट करें। जाहिर है पाकिस्तान में तो हम कोरियर कंपनीज के जरिए जाते हैं, तो मैं कराची की कोरियर कंपनी में फ्राइडे को गया और इंटरेस्टिंगली यूनुस खान, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वो भी इसी सिलसिले में आए हुए थे। मुझे और यूनुस खान को उन्होंने ये जवाब दिया कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, लेकिन अभी तक हमें इंडियन हाई कमीशन से जर्नलिस्टों के हवाले से कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है, कोई इत्तला नहीं है। कल जब मैंने दोबारा राब्ता किया, हमारे दोस्त फैजान लाखानी और अतीकुर रहमान, वो तो पर्सनली कल खुद भी गए थे, उन्होंने कहा कि जी मौलिन पारेख इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मीडिया मैनेजर है, जिन्होंने आपको लेटर दिया है, अगर उनके पासपोर्ट की कॉपी आप लेकर आ जाएं तो फिर हम आपकी वीजा एप्लीकेशन लेंगे। तो हमने ICC को इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन 6 तारीख को पाकिस्तान ने हैदराबाद में पहला मैच खेलना है, सीटें भी बुक करानी है, होटल्स भी बुक कराने हैं। तो अभी तक तो आप लोगों ने ICC को इन्फॉर्म जब कर दिया कि ये एक और रिक्वायरमेंट निकल आई है कि जहां हमें आप लोगों की भी पासपोर्ट कॉपीज चाहिए अप्रूव करने के लिए, तो उन्होंने आगे से किसी ने कुछ कहा नहीं कि दिस इज नॉट द प्रोसेस और ये इतना काफी है? और हाउ प्रॉम्प्ट इज ICC टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज? देखिए, हमने ICC से भी राब्ता किया और BCCI जो टूर्नामेंट का मेजबान है उससे भी राब्ता किया है। हुमा और अब्दुल्ला, मैं पाकिस्तान का शायद इस वक्त वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने 7 वर्ल्ड कप कवर किए हैं, और इस बार जो 2023 का वर्ल्ड कप है उससे पहले मैंने 8 इंडिया के टूर किए हैं, जिसमें 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 भी जाना चाहते हैं, चलिए आप लोग तो जाना चाहते हैं, बहुत सारे फैंस हैं जो जुनूनी फैंस होते हैं, वो जाना चाहते हैं। पाकिस्तानी फैंस की बात कर रहे हैं, उनका तो पता नहीं क्या होगा, उनको तो कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। जो सुन रहे हैं इंडियन हाई कमीशन और जिन्होंने वीजा देना है, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। अच्छा, टीम को भी कल रात 10:30 बजे एक्चुअली पाकिस्तान मैनेजमेंट के हवाले किए गए पासपोर्ट्स। अब आज क्या एग्जैक्टली स्केड्यूल है? दुबई में थोड़ी देर का क़याम होगा या बस फिर एयरपोर्ट से ही आगे ट्रांजिट है? क्या अपडेट है आपके पास? अच्छा अब्दुल्ला, पाकिस्तान टीम का जो प्रीवियस प्लान था, पाकिस्तान ने 2 दिन दुबई में रुकना था जी, तब और तो वहां पर उनके कुछ प्रैक्टिस सेशन थे, लेकिन चूंकि वीजा डिले हो गए तो अब ये प्लान जो है उसके मुताबिक आज रात को लेट नाइट या अलग सुबह जो है वो पाकिस्तान टीम लाहौर से फ्लाई करेगी दुबई, वहां से फिर कनेक्टिंग फ्लाइट है हैदराबाद की, और पाकिस्तान टीम ने फ्राइडे को पहला वार्म अप मैच खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो आपने कल सुना होगा कि बंद दरवाजों के पीछे और तमाशाइयों के बगैर होगा। जी, वो तो हमें पता ही है, वो तो आप लोगों ने हमें बताया हुआ है। बहुत शुक्रिया, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, बात तो वही होगी ना एट द एंड ऑफ द डे कि बिल्कुल क्रंच टाइम 11th आवर पे पहुंचेंगे। हालांकि अच्छी भली पूरी प्लानिंग थी कि 2 दिन रहेंगे दुबई में, वहाँ प्रैक्टिस होगी, फिर आगे आराम से इंडिया चले जाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द मैचेस।
ये आई एम सॉरी, इट मेक्स मी वंडर कि जानबूझ के इतने डिलेज होते हैं कि बिल्कुल उनको ना एक मेंटल स्टेट ऐसी कर दो कि बस पहुंचेंगे, अपने बैग्स रखेंगे और आगे एक मैच खेलने चले जाएंगे। ये क्या है? और क्या बाकी टीमों के साथ भी ये किया? और इतना तवातुर के साथ होना शुरू हो गया कि ये शक कहीं दिल में आ रहा है कि जानबूझ कर स्पोर्ट्समैन लाइक थिंग टू डू। क्या इन्होंने बाकी टीमों के साथ जो इतने मुल्कों, वर्ल्ड कप है आफ्टर ऑल, के सारों के साथ यही किया था कि 12 घंटा पहले आप इनको वीजे दे? चलिए हम ब्रेक लेते हैं। इस पे आपकी क्या राय है? आज जियो पाकिस्तान टीवी पे हमें लिख के बताइएगा। हम मिलते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये सुने, बुशरा बीबी के पहले शौहर खावर मानेका दुबई जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गए हैं। खावर मानेका पर कब्रिस्तान की ज़मीन पर कब्जा करके गैर कानूनी शादी हॉल और 26 दुकानें बनाने का इल्ज़ाम है और उनके खिलाफ डेप्यूटी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी जारी है। ECL में नाम होने पर FIA ने खावर मानेका को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। एंटी करप्शन ने खावर मानेका का लाहौर कचहरी से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया है। 2020 में इन्होंने उकाड़ा के करीब औकाफ की एक जगह पे शादी हॉल और दुकानें बनाई और वो तमाम किराया खुद वसूल करते रहे कब्रिस्तान की जगह पे, औकाफ की कब्रिस्तान की जगह पे, और 1 भी रुपया इल्ज़ाम के मुताबिक औकाफ को नहीं दिया गया। इसी पे बात करते हैं। मियां आबिद हमारे साथी हैं, लाहौर से हमें अपडेट करेंगे। अब तो तफ्तीश आई होप कि शुरू हो गई होगी, अब पहले से चल रही है ज़ाहिर है, तभी इनको ECL वगैरह में डाला गया था। क्या बताया जा रहा है और कौन कौन इस काम में इनके साथ मुलव्वस था, मुलव्वस हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन में क्या पेशरफ्त सामने आई है? जी बिल्कुल, इनके जो FIR लॉन्च हुई थी उसमें खावर मानेका के साथ उनके 2 बेटे मूसा मानेका, इब्राहिम मानेका और इनकी फैमिली के 4 अफराद और भी शामिल थे और इसके साथ महकमा औकाफ और ज़िले इंतज़ामिया के भी कुछ लोग शामिल थे। तो इन सब के ख़िलाफ़ FIR हुई थी। तो जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो चूँकि FIR उकाड़ा में इनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई थी एंटी करप्शन सर्कल ऑफिस में, तो वहाँ इनके ले जाने के लिए आज अदालत में इनको यहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहाँ से इनका 1 दिन का राहदारी रिमांड लेकर वहाँ उकाड़ा में मुंतकिल कर दिया जाएगा और इनको अदालत में पेश करके एंटी करप्शन की कोशिश होगी कि इनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाए। लेकिन इसमें तफ्तीश की जो बात की जा रही है उसमें ये देखा गया है कि एंटी करप्शन की अब तक की जो पॉलिटिकल जो सियासी मुकदमात इन्होंने दर्ज किए हैं उसमें काफ़ी लूप होल्स हैं, जिसकी बुनियाद पर कई दफ़ा ऐसा हुआ है, जैसे चौधरी परवेज़ के केसेस में हुआ था कि मुकदमात की ये पेश करते थे मुकदमा दर्ज करके, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होते थे वो इनके मुकदमात खारिज कर देते थे। अब ये डिपेंड करता है कि इनकी FIR जो है वो उसके तफ्तीशी जो मराहल हैं, जो इनके साथ सबूत हैं वो क्या बहुत मुस्तनद हैं, तो फिर इनको अदालत जो है वो जुडिशल रिमांड या जिस्मानी रिमांड दे सकती है। अदरवाइज़ अदालत का ये इख्तियार है कि वो मुकदमा खारिज भी कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका मियां आबिद, थैंक यू फॉर अपडेटिंग दैट। अभी एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। कल हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था पंजाब में बीनाई को नुकसान पहुंचाने वाले इंजेक्शंस का मामला। ज़ाहिर है ये इंजेक्शन ज़रूरी हैं, ये इंजेक्शन इफेक्टिव भी हैं, लेकिन इनका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। इनकी तैयारी के दौरान किसी न किस्म की कोताही बरती गई है जिसकी वजह से नुकसान सामने आया है। पंजाब में बीनाई को नुकसान पहुंचाने वाले इंजेक्शन की वजह से, मतलब ये स्पेसिफिक इंजेक्शन ये नहीं है कि बीनाई को नुकसान पहुंचाएगा, समथिंग इज गॉन रॉन्ग विद इट, तब ये नुकसान पहुंचा रहा है रॉन्ग वे। और मतलब ये कोई नया इंजेक्शन नहीं आया था कि हो है ये तो बहुत बुरा रहा। ये इंजेक्शन बड़े अरसे से लग रहे थे, लेकिन ये बैच जो था, कल भी हमने बैच की बात की थी, हमें ऐसा या तो बैच में कोई इशू है, हाँ। या फिर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया, या फिर वो एक इंजेक्शन के अंदर से मल्टीपल इंजेक्शंस जो बनाए जाते हैं उनकी तैयारी के दौरान कोई इन्फेक्शन शामिल हुआ, बस कोई लापरवाही। मुतासर अफराद की तादाद 77 हो गई है। लाहौर में 25 है, मुल्तान में 19, बहावलपुर में 17 और कसूर में 4 अफराद की बीनाई मुतासर हुई है। इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर के 5, बहावलपुर के 4, मुल्तान के 3 निजी क्लिनिक्स शामिल हैं। उधर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्क भर के अस्पतालों और फार्मेसीज को बीनाई मुतासर करने वाले इंजेक्शन के इस्तेमाल से फिलहाल रोक दिया है। लाहौर में ड्रैप ने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफातर पर छापा मारकर इंजेक्शन के 110 वाइल्स बरामद किए हैं और सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब भिजवा दिए हैं। गैर रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन की फरोख्त पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि कार्रवाई दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। उनका क्या कहना है, देखें। जितने भी लोग हैं
जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट उनका इलाज फ्री में करा रही है। और निश्तर में भी शिफ्ट हो गए हैं पेशेंट, हमने साउथ वाले वहाँ पे कर रहे हैं, पंजाब वाले यहाँ पे हम कर रहे हैं, और बाकी लोगों को भी रब्ता किया कि यहाँ पे आएँ, और हम खुद उनको मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी हमने कल आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, जो उसकी रिपोर्ट आने में अभी 10-12 दिन लगेंगे, लेकिन वो मेडिसिन को बैन कर दिया है। और जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और जिधर से वो मसला था सारा का सारा, वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, FIR रजिस्टर हो गई है, रेड्स हो रही हैं, और हमारी बड़ी कोशिश है कि उनको ड्रग इंस्पेक्टर्स को ना सिर्फ चेंज किया है, सस्पेंड किया है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ आगे की भी कार्रवाई करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा बस सस्पेंड करें और 3 महीने बाद आके ड्रग इंस्पेक्टर वहीं का वहीं बैठा हो। देखिए, ज़िम्मेदारों का तयन तभी होगा और उन्हें तभी इंसाफ के कटहरे में लाना पंजाब हुकूमत का फ़र्ज़ है, जब एक्चुअली डिटर्मिन हो सकेगा कि हुआ क्या है इधर। उम्मे फरबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि मालूम हुआ कि क्या बना। क्योंकि उम्मे फरवा हम जो कहानी सुन रहे हैं उसमें जी ड्रग जो है वो छापे मारे गए, इस मेडिसिन को ले लिया गया, लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन हुआ क्या था? बिकॉज ये दवाई जो है, ये मेडिसिन ज़रूरी भी है अगर सही तरह इस्तेमाल की जाए। जी बिल्कुल, आपने हुमा सही बात की है। असल में ये जो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है ये कैंसर पेशेंट के लिए है, और ये आँखों के मर्ज़ के कतई तौर पे नहीं है। लेकिन कुछ जो आए के डॉक्टर्स हैं उन्होंने बैठकर, जिस तरह से आपको अगर याद हो कि कोविड के डेज़ में एक्टेमरा इंजेक्शन जो था, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, और आपको पता है वो महंगा भी बहुत हो गया था, ये उसी किस्म का इंजेक्शन है। और उस दौरान में जिस तरह से ये इस्तेमाल हुआ, ये 2 साल पहले पाकिस्तान में इंजेक्शन आया, और जबकि बैरून मुल्क में बात करें तो यही इसी इंजेक्शन के ऊपर पाबंदी भी लगी हुई है, और इस इंजेक्शन को कैंसर पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर हुआ इस तरह से कि जो शुगर के पेशेंट हैं, जिनकी ख़ास तौर पे आंखें शुगर की वजह से मुतासिर होती हैं दीगर अज़ा की तरह, तो इसी तरह से उनकी आंखें मुतासिर हुई और उनके लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल हुआ। और अगरचे इसकी बहुत ही मामूली मिकदार इस्तेमाल होती है इंजेक्शन में, यानी 1.2 ml, और ये पूरा इंजेक्शन जो है ये 400 ml पे मुश्तमिल है। और 2 लोग यहाँ पे पाकिस्तान में बनाते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और एक प्राइवेट इदारा है। अब मल्टीनेशनल कंपनी की जानिब से ये इंजेक्शन लिया जाता था 400 ml का, और उसके अंदर से जो डीलर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे नवीद को, और नवीद इसके ऊपर से एक वायल के ऊपर से 85 इंजेक्शन बनाता था। अगरचे अगर इसके इस्तेमाल के हवाले से बात की जाए तो इंजेक्शन इस तरह है कि इसको एक ही दफ़ा इस्तेमाल करना होता है, यानी आप इसको 85 इंजेक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते थे। अब ये तकरीबन 1 साल से ये इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहा था, और डॉक्टर्स के मुताबिक जो इस पे काम कर रहे थे उन्होंने ये बताया कि इस इंजेक्शन को भरते हुए कोई ऐसा जरासीम आ गया जिसके बाद से लोगों में ये इन्फेक्शन हुई। अभी तक जो इब्तदाई तौर पे जो बताया गया है वो यही है कि कोई जरासीम आया जिसके बाद से आंखें मुतासिर हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कंपनी ये इंजेक्शन बनाकर प्राइवेट क्लिनिक्स को देती थी, ये आम मार्केट में नहीं मिलती। पहली बात तो ये सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये आम मार्केट में इंजेक्शन नहीं मिलते, और ये डॉक्टर्स ही जो डीलर रखे होते थे उनके थ्रू ये इंजेक्शन लेते थे। और ये जो एक कंपनी बनी हुई थी जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं थी, और उसके पास ये इख्तियार भी नहीं था कि वो इंजेक्शन इस तरीके से बना के वो बेचे। ड्रग कंट्रोलर्स को इसलिए मुअत्तल किया गया, उसकी रीज़न ये थी कि उन्हीं के मौजूदगी में ये गैर कानूनी तौर पे इंजेक्शन बेचे जाते रहे, किसी ने इसको चेक नहीं किया। हालांकि इनके नॉलेज में हर चीज़ होती है ड्रग इंस्पेक्टर्स की कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ गैर कानूनी। अच्छा, ये जो कैंसर के मरीज़ का इंजेक्शन है जिसमें से 1.2 ml लेके शुगर के मरीज़ों की बीनाई के लिए ये इंजेक्शंस, मल्टीपल इंजेक्शंस एक वाइल में से निकाले जाते हैं, ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में किसी इदारे से अप्रूव्ड है, या जितने हमारे आँखों के स्पेशलिस्ट हैं उनकी तरफ से क्या ये आम प्रैक्टिस है, या ये बस विदाउट अप्रूवल ऐसे ही शुरू हो गया मामला? देखिए, अप्रूवल के बगैर है ये तो बहुत वाज़ेह तौर पर है, और 1 साल से वो बंदा ये काम कर रहा है और किसी को ये बिल्कुल ख़बर नहीं। लेकिन इसमें डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हद तक कसूरवार हैं। ये किसी सरकारी हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट के अंदर कतई तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि ये प्राइवेट जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, अब तक जो हमारे पास 8 शहर हैं जहाँ पर 77 लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, और सबसे ज़्यादा लाहौर, आप लाहौर के ही ले लें, मैं किसी और शहर की बात नहीं करती, लाहौर के ही जो तकरीबन 5 के करीब ये प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जहाँ पर ये इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर्स लिख के देते थे और मरीज़ों को कहते थे कि आप लोगों ने पेमेंट हमें करनी है, इंजेक्शन हम खुद मंगवाएंगे।
इस इंजेक्शन की कीमत 40,000 है और ये नवीद जो इंजेक्शन बेच रहा था ये 1200 से 1500 के दरमियान में बेचा जा रहा था और जो पेशेंट थे उनसे 5 से 6,000 रुपया इस इंजेक्शन की इवज़ लिया जाता था और इंजेक्शन मरीज़ नहीं लेके आता था या उसके लवाहिकीन नहीं लेके आते थे। आप देखें कि डॉक्टर्स जो हैं अमूमन लिख के देते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन पे दवाइयाँ वगैरह, तो वो आपको कहते हैं कि जी आप खुद से जाकर ख़रीद लें, लेकिन यहाँ पे ये कहा जाता था कि आपने पेमेंट करनी है, इंजेक्शन हम खुद लेकर आएंगे और इस तरीके से वो नवीद से डायरेक्टली राब्ता करके वो इंजेक्शन मंगवा लेते थे। जो है जाहिर है किसी कैंसर अस्पताल में काम करता था ना अपेरेंटली, ये वहाँ से इसे पता लगा या वहाँ से इसने तो ये अपने घर में बैठ के बना रहा था ये इंडिविजुअल डोजेस। एक और सवाल, अक्सर हमने देखा है ये जो हाई एंड ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, ये एक दफा खुल जाए, सील खुल जाए 6 घंटे 4 तो घंटे उसके बाद ये ज्यादा रहती ही नहीं है। अब इनमें से अगर 400 इंजेक्शन निकल रहे हैं ओवर द मंथ्स, इसको एक ही दवाई को मेन जो है सप्लाई उसको रखा हुआ है, उसी में से बनाए जा रहे हैं बाकी, तो ये एज इट इज एक्सपायर ही हो जाती होगी या ख़राब हो जाती होगी। जी बिल्कुल, इस इंजेक्शन की भी एक मुद्दत थी और इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करना लाजिम रखा गया था और लेकिन इसमें आपको मैं ये बात सबसे पहले बताऊं कि यकीनन नवीद का ताल्लुक किसी ऐसे हॉस्पिटल से ज़रूर था जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस इंजेक्शन को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस यकीनन उसको पता था और वो जिस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, जिस तरीके से भरना है, उसको ये पता था, जिसके बाद से उसने ये काम जो है शुरू किया और वो कोई किसी सरकारी जगह पे बैठ के ये काम नहीं कर रहा था बल्कि कैंसर का ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, उसकी तीसरी मंजिल पे बैठ के वो ये काम करता था और डिस्पेंसरी वहाँ पे बनाई हुई थी और डिस्पेंसरी के अंदर बैठ के ये काम कर रहा था। और सबसे बड़ी हैरानकुन बात है कि जिस कंपनी से वो इंजेक्शन ले रहा था उस कंपनी ने कभी इस चीज़ को गौर करने की तवज्जो नहीं की कि ये डिस्पेंसर जो है, ये जो हॉस्पिटल है रजिस्टर्ड है, ये चीज़ें जो वो बना रहा है, क्या उसके पास ये इख्तियार है। वो 1 साल से उसे इंजेक्शन दे रहा है और वो ये काम कर रहा है और इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है और गफलत है, अभी तक हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कोई भी अभी तक एक्शन देखने में नहीं आया। जिस दिन ये इब्तदाई तौर पे पता चला कि 12 लोग हैं ऐसे जो क्या स्टेटस है, ये भागा हुआ है, पकड़ा गया है? जी नहीं, अभी तक तो बिल्कुल भी पकड़ा नहीं गया, सभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश कब कामयाब होगी इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं, हतमी राय तो नहीं दी जा सकती है। लेकिन हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से अभी भी उन प्राइवेट जो आई क्लिनिक्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखने में आई, उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई देखने में नहीं आई कि जिन्होंने ये इंजेक्शन लगाया इस तस्दीक किए बगैर कि क्या उस शख्स के पास ये अथॉरिटी है, क्या वो इंजेक्शन इतने रजिस्टर्ड हुए हैं कि ट्रैप से कि वो उसको इंजेक्शन को लेकर वो इस तरीके से लोगों को लगाते रहे हैं और 77 के करीब लोग अब तक मुतासिर हुए हैं। अभी सिर्फ 8 शहरों के अंदर ये लोग सामने आए हैं और अभी पता नहीं मज़ीद कितने इस स्टेज पे है कि वापस आ जाएगी या कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें आंख ज़ाया हो गई है। कुछ में हमने सुना है कि रिवर्स भी हुआ है, कुछ मेडिकेशन या सर्जरी करा के बिनाई वापस भी आई है। इस पे अभी कोई डॉक्टर्स हतमी जवाब नहीं दे रहा क्योंकि जिन जिन लोगों के हवाले से जिनकी आंखें मुतासिर हुई हैं उन सब की सर्जरीज की जा रही है और मेयो हॉस्पिटल में इस वक्त वो लोग ज़ेरे इलाज भी हैं जो लाहौर के रहने हैं, मकामी हैं यहाँ के, लेकिन डॉक्टर्स ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा है कि सर्जरीज कर दी है, जब वो ठीक होंगे फिर उनकी बिनाई चेक की जाएगी क्योंकि अभी तो उनकी आंखें ही नहीं खुल रही। उम्मे फरवा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। बहुत ही ये एक आई एम सॉरी एक हॉरर स्टोरी लग रही है लेकिन इसमें बहुत से लोग मुलव्वस हैं। एक नवीद तो है ही मास्टरमाइंड, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं जिनको दे शुड नो बेटर बिकॉज उनको तो हम एजुकेटेड और अपनी फील्ड में माहिर समझ रहे हैं ना, आप क्यों किसी एक नवीद के पीछे पड़े हुए हैं? आई मीन ये क्विक बक वाली बात है ना कि जल्दी से पैसे बना लो बिकॉज आगे जो आया होता है वो इतना मजबूर होता है पेशेंट कि वो कहेगा कुछ भी लगा दो कि मैं ठीक हूँ। और फिर ट्रस्ट का एलिमेंट है, व्हेन द डॉक्टर टेल्स अस समथिंग तो हम उसको ट्रस्ट करते हैं ना कि नवीद अगर 1200 रुपए में दे रहा है तो अगर डॉक्टर या क्लिनिक जो है उसे 5-6 हज़ार रुपए में इंजेक्शन बेच रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि पर इंजेक्शन कितना। और उस नवीद का भी पता चल जाएगा, पहले तो इन सारे डॉक्टर्स को पकड़े ना हु आर लिटरली उनका इतना वो ट्रस्ट का काम है, उन्होंने ओथ लिया हुआ है and this is what you are administering to the patients। मतलब बगैर किसी पर्टिकुलर माहौल के आप एक इंजेक्शन में से
77-80 इंजेक्शन बनाए चले जा रहे हैं में वो पड़ा होता होगा। और कितने देर में वो टाइम भी तो लगता है इंजेक्शन बनाने में। हमारे अपने घरों में जो आम ड्रग्स होते हैं जो कि हम किसी फार्मेसी से लेते हैं और वो फ्रिज से निकाल के देते हैं, तो हमें भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब वो देते भी एक बर्फ के साथ हैं कि जाके रख लो, इफ दैट वाज द केस ओवर हियर। तो कितना कुछ देखना पड़ता है मेडिकेशन लेने से पहले, नंबर 1। नंबर 2, भाई हमारे जो पेशेंट्स हैं ना, थोड़ी सी स्टडी करना शुरू कर दें। अगर तुम बूढ़े माँ बाप टाइप पेशेंट्स हैं तो उनके बच्चे कुछ स्टडी करें, कुछ 2-4 और डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब तो इंटरनेट पे सब कुछ होता है, कोई ड्रग सामने आ ही गया तो उसके बारे में पढ़ तो लो। पता है क्या, नहीं कसूर मैं कहूँगा पेशेंट्स का, कसूर की बात नहीं है, खुद लेके भी नहीं आ रहे ना, खुद लेके भी नहीं आ रहे। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने क्लिनिक पे अपने पैसे लिए, अपनी स्टोर में से, अपने फ्रिज में से एक इंजेक्शन लगाया कि मैं लगा दूंगा। आप जाहिर है अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये लेवल ऑफ ट्रस्ट तो होता है आपका। नाम तो लेकिन मतलब पीली गोली नीली गोली से निकल आए, नाम तो जाने ना कि अगर कोई ड्रग आपको दिया गया है, कोई मेडिसिन दी गई है तो नाम तो पता करो कि क्या है, ताकि 2-4 लोगों को कहो, कुछ सुनो, कुछ गूगल करो बैठ के। एंड दिस इज नॉट वन डॉक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स इन्वॉल्वड हियर। अच्छा जी, इस केस पे जो भी पेशरफ्त होगी हम आपको बताएंगे। अभी आगे बढ़ेंगे और बताना आपको ये कि एशियन गेम्स में शामिल पाकिस्तानी दस्ते से कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, हमें भी हैं, और इन्हीं में से एक 25 साला इकरा जिलानी भी हैं जो रॉक क्लाइंबिंग में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने को तैयार हैं। आपको पता है कि लास्ट जो ओलंपिक्स हुआ था जापान में, तो उसमें पहली मर्तबा रॉक क्लाइंबिंग को मुतारिफ कराई गई थी, एज अ स्पोर्ट डाला गया था। एंड आपको याद ही होगा, इफ यू आर अ कीन व्यूअर ऑफ जियो पाकिस्तान, तो हमने कितना उसका जिक्र किया था कि व्हाट एन एक्सीलेंट स्पोर्ट, और डेफिनेटली इसको बीच में आना चाहिए। तो लो जी, अब हमारी अपनी इकरा जो है, इकरा जिलानी, शी इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट एशियन गेम्स में। नेशनल रॉक क्लाइंबिंग चैंपियन है हमारी, आपको पता है। सो इकरा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। मतलब हम आपके विजुअल्स देख रहे हैं, चाहे वो इंडोर माहौल हो, आउटडोर पहाड़ों की रॉक्स हो, मतलब कुछ भी हो, आप माशाल्लाह सबको क्लाइंब कर रही हैं, तो फलांगती चली जा रही हैं। ये बता दें, हाउ डिड यू गेट इनटू इट? अस्सलाम वालेकुम। हाउ डिड आई गेट इनटू इट? काफ़ी रैंडम सा एक स्कूल फील्ड ट्रिप था जिसमें हम गए, वहाँ पे मुझे एक वॉल दिखाई गई, मेरी जो स्पोर्ट्स टीचर थी उन्होंने मुझे टिकट लेके दिया कि क्लाइंब कर लो। मैंने क्लाइंब किया, आई रियली लव द स्पोर्ट। मैंने एक प्राइवेट क्लब उसके बाद ज्वाइन कर लिया। करते 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 अपनी जो फेडरेशन है माउंटेनियरिंग की, उनके साथ कांटेक्ट हो गया, उनके साथ खेलना शुरू कर दिया, उनके साथ ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी, और बस इसी तरह इंटरेस्ट गेन होता गया, डिफरेंट कॉम्पिटिशंस विन करती गई। वो मेरे लिए एक मोटिवेशन होती गई। आप बताएं कि क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत रॉक क्लाइंबिंग वॉल्स हैं? क्योंकि हमने कुछ जगहों पे तो देखी है, बहुत से लोगों के लिए ये बात भी नहीं है कि कॉम्पिटिशंस भी होते हैं रॉक क्लाइंबिंग के यहाँ पे। पाकिस्तान में पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो काफ़ी कम फैसिलिटीज़ थी, 1-2 ही वॉल्स थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कराची में भी बन गई हैं, KPK में काफ़ी वॉल्स बन गई हैं, इस्लामाबाद में भी इस स्पोर्ट्स के लिए डेवलपमेंट हो रही है, लाहौर में काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब वॉल्स बन गई हैं। और कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है एक्चुअली, अगर की जाए तो आप नौजवानों को बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी फराहम कर सकते हैं। अब ये बताइएगा कि नेशनल गेम्स के लिए आप नेशनल चैम्पियन हैं, इसलिए क्वालिफाई कर गई, तो आपके अलावा भी हैं लड़कियां जो खेलती हैं, क्योंकि या फिर आप अकेली हैं इसलिए नेशनल चैम्पियन बन गई और फिर यहाँ तक पहुँच गई? नहीं, मेरे अलावा भी काफ़ी फीमेल क्लाइंबर्स हैं जो मेरे साथ खेलती हैं। Wonderful. और अभी एशियन गेम्स के लिए हम पाकिस्तान से 2 एथलीट्स जा रही हैं फीमेल, और 3 हमारे मेल एथलीट्स हैं जो तो तैयारी क्या है? तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 3 मंथ से हमारा कैंप लगा हुआ था अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, हमारी जो नेशनल फेडरेशन है उनके अंडर हम ट्रेनिंग कर रहे थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद में। ज़बरदस्त। इकरा, ये बताएं कि ये इंडोर ही स्पोर्ट होगा आपका, कंपटीशन में वॉल होगी या कोई नेचुरल सराउंडिंग्स हैं? क्योंकि रॉक क्लाइंबिंग एज सच तो बोल्डर्स वगैरह के साथ ही होती है जो बहुत मुश्किल क्लाइंब है। जी बिल्कुल, हमारी जो वहाँ जाके भी होगा वो इंडोर वॉल पे ही होगा, हम वॉल क्लाइंबिंग के लिए ही जा रहे हैं। और ये जो आपने कुछ वीडियोस भी मेरी देखी होंगी, ये एक इंटरनेशनल रूट होता है, ये पूरी दुनिया में एक ही रूट होता है, आप जहाँ भी चले जाएं उसी के ऊपर ये कंपटीशन होता है। And how high is that wall जो क्लाइंब करनी होती है? क्योंकि हमने अब ये सब कुछ हमने पिछले ओलंपिक से ही सीख ली है, डिफिकल्टी लेवल एक और चीज़ होती है, फिर टाइम बाउंड होता है, कौन ज़्यादा जल्दी कर लेगा, हाइट क्या है, ये सारी चीज़ें आप ज़रा अपनी ग्रेडिंग बताएं।
डिफिकल्टी लेवल तो इसका काफ़ी होता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि इस पे जो होल्ड्स लगे होते हैं काफ़ी दूर दूर लगे होते हैं, और मोस्टली जो है इस रूट के ऊपर जंप्स रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके लिए आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इजी तो नहीं होता, लेकिन अगर आप करें और प्रॉपर ट्रेनिंग लें तो सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और ये कितनी ऊंची होती है और आपने मिनिमम कितने टाइम में वॉल ये क्लाइम की है? 30 मीटर। हाँ जी, मिनिमम तो ये होता है कि आप जितना कम से कम टाइम में कर ले। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो 6 सेकंड्स में है फीमेल एथलीट का एक, वो जर्मनी की है। वो तो हमने जी चढ़ते हुए देखा भी है। ये बताइए कि सेफ्टी जो सारे इसके मेजर्स होते हैं वो आप चेक कर लेती हैं? बिकॉज कभी कभार हमें डर लगता है ना कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिप लाइन वगैरह भी जो हो रही होती है, और अगर आपने बाहर भी की हो, आप कंपेयर करो तो बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं लगती। बिल्कुल, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले बताया, पाकिस्तान में काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं इम्प्रूव कर गई हैं, और अब हमारे पास यहाँ पे भी बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट होता है जिसकी सेफ्टी के ऊपर हमें पूरा ट्रस्ट होता है। और करने से पहले हम खुद से भी देख लेते हैं कि हमने जो हार्नेस पहना हुआ है वो प्रॉपरली लॉक्ड है, या जो हम कैराबिनर लगा रहे हैं वो ऑटो लॉक हो चुका है। ये सब चीज़ें हम देख के क्लाइंब करते हैं। अच्छा, एक तो है ये प्रैक्टिस करना कि आपने वॉल क्लाइंबिंग करनी है। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ अदरवाइज यू रिक्वायर? आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको भागना पड़ता है, आपको वर्कआउट एज एन वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है। विजुअल्स देख रहे हैं ना आप, काफी रफ टेरेन पे भी लगता है कि किस तरह से आपको इस स्पोर्ट के लिए अपने आप को तैयार करना है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ इसमें होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मेन जो आपका कह लें हर स्पोर्ट की जो एक मेन चीज़ होती है वो स्टेमिना होता है, जिसके लिए हमें भागना भी पड़ता है, हमें जिम भी करना पड़ता है, जिनमें हमें वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हैं, हम अपने एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तोड़ सकते हैं वो भी करते हैं। अभी भी जैसे हमारा कैंप लगा हुआ था तो सुबह हम पहले रनिंग करते थे 40-45 मिनट्स, फिर हम 20-25 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद हम जिम में जाके अपनी वेट ट्रेनिंग करते थे, जिसमें आपके शोल्डर्स, फोर आर्म्स, हैंड्स, आपकी लेग्स, आपके जो काफ मसल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि तो ये तो बड़े ऑपोजिट काम है। मतलब आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, मसल स्ट्रेंथ करेंगे और साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होंगे, इसके लिए तो दो मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग चाहिए होगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये फिर हम डेज डिवाइड कर लेते थे कि इस दिन हमने वेट ट्रेनिंग करनी है, इस दिन हमने फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करनी है, इस दिन हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, या इस दिन हमने शोल्डर्स की करनी है या बाजुओं की करनी है। वो हम अपने ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से उसको मैनेज कर लेते थे। बल्कि हर एवेन्यू में आपको यू हैव टू बी एट द टॉप, क्योंकि लिटरली देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर हैंगिंग बाय योर फिंगर टिप्स, आप उससे भी लटके हुए हैं। जल्दी से इकरा ये बता दें, क्या रेकमेंड करेंगी कि अगर कोई करना चाहता है, किस उम्र में बच्चा जो है वो रॉक क्लाइंबिंग सीखना शुरू कर दे? जितना जल्द से जल्द स्टार्ट कर लें उतना बेहतर है, लेकिन इसकी कोई उम्र नहीं है, किसी भी एज में कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। बस जो मैटर करती है वो प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैटर करती है। आपको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना बेहतर आप इसको खेल सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इकरा जिलानी। उतनी ही उम्र में जितनी उम्र में रोप क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं ना, वो जो एक नेट सा बना हुआ होता है बच्चों के लिए पार्क्स में। सो आई गेस बहुत बच्चे तो इतने निडर होते हैं कि वो लिटरली घरों में जो ग्रिल भी लगी होती है ना खिड़कियों पे, उस पे भी चढ़ जाते हैं। तो मतलब नाउ इसका एक्सपोर्ट बन गया है, तो बच्चों को ज़रूर वहाँ लेके जाएं, और काफ़ी सेफ भी होता है, हार्नेस वगैरह एंड ऑल दैट। तो ये बात हम सबको कहीं ना कहीं पता है। अब IMF की चीफ की जानिब से पाकिस्तान के मौशे निज़ाम की खामियों की निशानदही के बाद वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के ने भी साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को मीसाक मईशत के बजाय वसीउल बुनियाद पॉलिसी तब्दीली की ज़रूरत है, और टैक्सों की शरह में 3% इजाफे के लिए रियल स्टेट और ज़राअत पर टैक्स लगाया जाए। तवील मुद्दती टैक्स वसूली GDP के 9.6% तक हो सकती है। पाकिस्तान को अमीर तबके पर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म और सेल्स टैक्स पर इन्हिसार कम करना होगा। सो ये पूरी दुनिया कह रही है, बट सवाल तो ये कि हम कब समझेंगे। मेज़बान प्रोग्राम नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बताइएगा, अच्छा वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट सामने आई है, आपने उसका बड़ा तफसीली जायज़ा लिया है, तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान के माशी मसाइल और ख़ास तौर पर महंगाई की वजह हमारे अपने माशी निज़ाम के जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। सो इट इज़ काइंड ऑफ आवर ओन फॉल्ट, तो कोई बैरूनी प्रेशर नहीं है इसमें। आपको भी यही लगा?
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं और बड़े तशवीशनाक नंबर्स हैं। 40% आबादी पाकिस्तान की, यानी कि 9 करोड़ से ज़्यादा लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी कि उनकी जो डेली इनकम है वो $3.65 जो कि तकरीबन 1100 रुपये बनती है दिन का और 30,000 रुपये माहाना, उससे कम है। वो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये नंबर्स बड़े स्टैगरिंग है और ये कहा गया है कि पिछले 1 साल में 1.25 करोड़ लोग मजीद गुर्बत की लकीर के नीचे गए हैं और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि महंगाई 35-36% है और ख़ासतौर पर जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमत में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। और वजह इस रिपोर्ट में बताया गया है, बड़े साफ लफ्ज़ों में बताया गया है कि ये कसूरवार हम लोग हैं, हमारी पॉलिसीज़ हैं। और ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान में पॉलिसीज़ होती है उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस होता है वेस्टेड इंटरेस्ट का। और वेस्टेड इंटरेस्ट के नाम भी बताए गए हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, मिलिट्री है और सियासी क़यादत है। तो ये इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो उनको तो शायद फ़ायदा पहुंचाती है लेकिन एक आम आदमी को बड़ा मुतासर करती है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इस हवाले से बड़ी वाज़ेह है और उन्होंने इसका हल भी बताया कि आपने टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है तकरीबन 5,000 रुपये से, जिसमें आप ज़रात को लेकर आएँ, जिसमें आप रियल एस्टेट को लेकर आएँ, जिसमें जो एग्जेम्पशंस दी हुई हैं आपने, जो डिस्टॉर्शन है उसको ख़त्म करें। और साथ में ये भी बताया गया है कि अपने अखराजात को आपने कैसे कम करना है, तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये से अपने अखराजात को कम करने का जिक्र है। तो ये अगर हम करेंगे, इस पर किसी का प्रेशर नहीं है, ये हमारे फ़ायदे में ही है। अच्छा, इससे पहले भी शहजाद हमें याद है IMF का उनके चीफ की जानिब से ऐसे बयान सामने आया था, यानी सब ये कह रहे हैं कि हमें अशराफिया को टैक्स नेट में लाना होगा, गरीब तबके को तभी रिलीफ मिल सकेगा। तो ये हमारे टैक्सेशन निज़ाम में तब्दीली है जो शायद कब से सभी लोग मांग रहे हैं। सियासी हुकूमतों का हाल तो हमने देख ही लिया है। इस वक्त जो सेटअप है, क्या आपको उस ट्रैक पर नज़र आ रहा है जो हमारी मईशत को ठीक कर सके? देखिए, IMF भी यही बात करेगा, वर्ल्ड बैंक भी यही बात करेगा, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी यही बात कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो सेटअप है इस वक्त उसको ये रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान अब एक दोहराए पे खड़ा हुआ है। हर एस्पेक्ट से अगर आप बात करें, अब हमारे पास वक्त नहीं है। पाकिस्तान का कर्जा बहुत बढ़ चुका है, सर्कुलर डेट का इशू है, टैक्स कलेक्शन हमारी बहुत कम है। हर मसला जब आप उठा के देखेंगे तो ऐसा लगता है वहाँ पे जो है पानी सर से ऊपर गुजर गया है। अगर आपने वाकई में मुश्किल फैसले करने हैं तो आप जो वफाक में वजारतें हैं उनकी तादाद कम करें। इतने महकमे आपने खोल के रखे हुए हैं, डिवॉल्व होने के बावजूद, 18वीं तरमीम के बावजूद उन महकमों को आप बंद करें। आप 80-80, 70-70 वजारतें लेके नहीं जो है काम कर सकते हैं। आपको बड़े पैमाने पर तब्दीली लानी पड़ेगी अपने पावर सेक्टर में और ख़ास तौर पर जो टैक्स का निज़ाम है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बताया कि वर्ल्ड बैंक कहता है ज़रात पर आप टैक्स लगाएं, आप रियल एस्टेट पर टैक्स लगाएं। जब ये टैक्सेस आप यहां से इकट्ठा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स आप पेट्रोल पर ले रहे हैं या जो टैक्स आप बिजली की कीमत पे ले रहे हैं वहां से कमी होगी, आवाम को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया शहजाद। अभी आपने कहा था रियलाइजेशन की अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमें ये रियलाइजेशन अब हो गई है। रियलाइजेशन थी, विल टू चेंज समथिंग हुई है कि नहीं हुई, दैट इज द थिंग। वरना स्पीचें देने में और वैसे बोलने में तो सारों को पता है कि थिंग्स नीड टू चेंज। घूम घुमा के ना सिर्फ उन्हीं लोगों को ना पकड़े जाएं जो हर साल ईमानदारी से अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और आप उन्हीं में से कुछ ड्रॉ करके निकाल के उनके पीछे पड़ जाते हैं। सो उन लोगों को देखें जिन्होंने आज तक अपने टैक्स रिटर्न्स तक फाइल नहीं किए, मतलब वही टैक्स भी दे रहे होते हैं, उन्हीं का टैक्स भी बढ़ जाता है। ये अजीब किस्म की गेम है। तो अगर ऐसी चीज़ें चेंज होंगी तो बात बनती है, वरना तो दिस इज ऑल आई वॉश। We're going to see you tomorrow. Bye.